Hello students, so today we would be talking about the difference between the two things, that is the RNA and DNA. ठीक है, अपने डीएनए के बारे में इंडिविजुअली बात कर ली, आरएनए के बारे में इंडिविजुअली बात कर ली. अब अपन देख लेते हैं कि यार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो व्हाई इज डीएनए कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सो द फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो कौन से फीचर्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के पास. सो वन ऑफ द फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब वो अपना नंबर बढ़ा सकता है, ऐसा होना चाहिए. इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. स्टेबल होना चाहिए इन द सेंस इट शुड नॉट बी हाईली रिएक्टिव. क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसका काम क्या होता है कि इट शुड कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो अगर वो रिएक्टिव हुआ तो वो उसके जो नाइट्रोजन बेसिस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे प्रॉपर फॉर्म में कैरी नहीं हो पाएगी. तो ये स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, तो जो कमिंग जनरेशन है उसको जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो नहीं मिल पाएगी. इट वुड गेट इंफॉर्मेशन बट इट वुड बी चेंज इंफॉर्मेशन. तो जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी रिएक्टिव. समझ में आ रहा है, क्योंकि रिएक्टिव होगा तो चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया तो जो इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी वो भी अलग जाएगी. इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इंफॉर्मेशन विच पेरेंट हैड. ठीक है, सो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, तीसरी अगर पॉइंट की बात करें तो इट शुड शो स्लो चेंजेस. ओके, उसके अंदर थोड़ा चेंज होगा तो चलेगा. ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन. ठीक है, इट शुड शो स्लो चेंजेस, नॉट फास्ट चेंजेस. क्योंकि अगर मैं फास्ट चेंज की बात करूंगा तो इट इज म्यूटेशन नहीं चाहिए, स्लो चेंजेस चाहिए. बिकॉज स्लो चेंजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन. अगर एक ही एक जेनेटिक मटेरियल कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा विदाउट स्मॉल चेंजेस तो क्या होगा, ऑल द ऑफस्प्रिंग वुड लुक द सेम. सो वी डोंट वांट दैट. ऑल द ऑफस्प्रिंग शुड नॉट लुक द सेम, दे शुड हैव सम स्मॉल डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड द फोर्थ पॉइंट, it should be able to express itself. ओके, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. एक्सप्रेस मतलब जो कोड्स उसके पास है वो कोड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाए और उन प्रोटीन से आपको फिनोटाइपिक एंड फिजिकल कैरेक्टर्स मिले. ठीक है, एंड इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेंडेलियन पैटर्न. मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव जो होता है ना, मेंडल का आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा. ठीक है, सो दिस आर द फीचर्स which should be present in the genetic material. So it should be able to replicate. Yeah, it should have the ability so that it can replicate. ठीक है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट, it should show slow changes, because slow changes are very important for evolution. अगर fast change होगा तो that is mutation, and for that you need radioactive elements to cause mutation. And the fourth point is it should be able to express itself, because अगर जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कोई काम का ही नहीं है. ये एक्सप्रेशन के थ्रू ही तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलेंगे. ठीक है,
So these are the 4 important features of a genetic material. ठीक है? So now moving ahead. So जैसे कि अपन बोलते हैं बायोलॉजी में कि एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड, ठीक है? एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड. जो भी चीज आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, इट हैज नॉट डायरेक्टली कम फ्रॉम अप. ओके, वो क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है. एवरी ट्री यू सी, एवरी एनिमल यू सी, एवरी बर्ड यू सी हैज इवॉल्व्ड एंड हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट. अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो वो आज इस टाइम पीरियड पे देखने को नहीं मिलता, बिकॉज एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग द होल आइडिया? ठीक है? सो एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग हैज इवॉल्व्ड एंड रीच्ड दिस पॉइंट एट दिस टाइम. ठीक है? और अभी भी अपन इवॉल्व हो रहे, दैट मीन्स इट वुड टेक अ लॉट ऑफ जनरेशन टू शो दैट एक्सप्रेशन की क्या चेंज आया है, बिकॉज स्लो एवोल्यूशन हो रहा है, नॉट फास्ट. ठीक है? मतलब आज से 10,000 साल बाद देखे तो ह्यूमंस कुछ और दिखते हो, प्लांट्स कुछ और दिखते हो, दूसरे एनिमल्स कुछ और फिनोटाइपिक फीचर्स दिखाते हो. ठीक है? तो एवोल्यूशन तो हो ही रहा है, अभी भी चल रहा है. ठीक है? बट इवॉल्व कहां से हुआ? जैसे अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होकर बने यूकैरियोटिक सेल, तो उसी तरीके से फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल जो था, इट वॉज ऑफिशियली आरएनए. जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? आरएनए था. वायरसेस की बात करते तो वायरसेस के अंदर आरएनए देखने को मिलता है. बट बिकॉज आरएनए वॉज नॉट स्टेबल, वॉज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, इसकी वजह से देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग विच इज मोर स्टेबल. तो आरएनए इवॉल्व हुआ और ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में डेवलप हुआ जिसे कहा जाता है डीएनए. आरएनए इवॉल्व हुआ और उसने क्या बनाया? डीएनए बनाया. ठीक है? सो यहां पे तो आपको क्लियर होगा कि यार हु इज मोर स्टेबल, तो डीएनए इज मोर स्टेबल, क्योंकि डीएनए इवॉल्व हो गया आरएनए से. अभी मैं आरएनए की अगर बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. और जो डीएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. तो अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन बेसिस लिखता हूं, जैसे AGUCCAGT नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है. तो यहां पे जो नाइट्रोजन बेसिस है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन बेसिस आर ओपन. वो किसी के साथ बाउंड नहीं है. दे आर नॉट फॉर्मिंग अ बेस पेयर विद अनदर नाइट्रोजन बेस. तो यहां पे एक सीधा सा आपको दिख रहा है, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है? समझ में आ रही बात? बट यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ए के सामने टी आ गया, जी के सामने सी आ गया, मतलब नाइट्रोजन बेसिस ओपन नहीं है. दे हैव फॉर्म द बेस पेयर्स, दे नॉट रिएक्टिव. तो ये स्ट्रक्चर को देख के आपको पता चल जाता है दिस इज द रिएक्टिव, दिस इज नॉन रिएक्टिव, बिकॉज इसके नाइट्रोजन बेसिस क्या है? ओपन है. इसके नाइट्रोजन बेसिस के पास दूसरा बेस पेयर नहीं है, सो दे आर मोर रिएक्टिव. गेटिंग एन आइडिया? तो जब अपन डिफरेंस लिखेंगे तो एक पॉइंट अपन डाल सकते हैं कि डीएनए इज नॉट रिएक्टिव, दिस इज रिएक्टिव. व्हाई रिएक्टिव? बिकॉज नाइट्रोजन बेसिस आर ओपन. यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस आर नॉट ओपन, दे आर बाउंड विद अनदर नाइट्रोजन बेस. ठीक है? तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, बट क्या था? बट इट वॉज अनस्टेबल. इसीलिए कौन सी चीज का फॉर्मेशन हुआ? डीएनए का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है? सो इफ यू पुट अ डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन ये लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, DNA is double stranded. This is single stranded. ठीक है? अब because of being double stranded, मैं यहां पे लिखूंगा नाइट्रोजन बेसिस आर नॉट एक्सपोज्ड. नाइट्रोजन बेस आर not exposed, they are not
फ्री। तो यहां पे क्या लिखे, सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से नाइट्रोजन बेसिस आर exposed. So because of this nitrogen bases are non-reactive, as they are not exposed, they are not reactive, but यहाँ पे nitrogen bases are reactive, nitrogen bases are reactive, ठीक है। एज अ होल डीएनए इज नॉट रिएक्टिव, आरएनए इज रिएक्टिव, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस एक और चीज की जो डीएनए के पास होता है थाइमीन, क्या होता है डीएनए के पास, थाइमीन, है ना, और आरएनए के पास थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थाइमीन का दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज नोन एज 5-methyl यूरासिल, इट इज ऑल्सो नोन एज 5-methyl यूरासिल। कौन, थाइमीन को 5-methyl यूरासिल भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के पास क्या है, यूरासिल है, आरएनए के पास यूरासिल है, और जो यूरासिल होता है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। थाइमीन इज नॉट रिएक्टिव बट यूरासिल इज वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। थाइमीन इज नॉट रिएक्टिव बट यूरासिल इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि वाई आरएनए इज रिएक्टिव, ठीक है। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर जो चेंज होता है, ये चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए चेंजेस स्लोली, ओके। डीएनए के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, काफी स्लो होता है। और आरएनए के अंदर जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस विच टेक्स प्लेस आर वेरी फास्ट। तो यार काफी ज्यादा फास्ट चेंज होगा तो मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज द इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी जब तक नेक्स्ट जनरेशन के पास पहुंचेगी, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसके जो नाइट्रोजन बेसिस है आर नॉट एक्सपोज्ड, ओके। यहां पे नाइट्रोजन बेसिस आर एक्सपोज्ड, नाइट्रोजन बेसिस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज सामने की तरफ नाइट्रोजन बेस अवेलेबल है तो रिएक्टिव नहीं है। नाइट्रोजन बेसिस आर रिएक्टिव बिकॉज सामने की तरफ नाइट्रोजन बेस नहीं है, ओपन है, सिंगल स्टैंडर्ड है। जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट है थाइमीन, जिसका दूसरा नाम है 5-methyl यूरासिल, इट इज नॉन रिएक्टिव, बल्कि यहां पे जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है यूरासिल, ओके, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। डीएनए अपने आप को चेंज करता है बट जो चेंज होता है वो चेंज काफी स्लो होता है, बल्कि जब आरएनए की बात करते हैं तो जो चेंज आरएनए करता है दैट चेंज इज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। दो डिफरेंस और देख लेते हैं, एक यहां लिख देता हूं मैं, अच्छा चलो रबी कर देते हैं। आरएनए जो होता है वो खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है। सो एंजाइम्स तो बायोकैटालिटिक एक्टिविटीज में, बायो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे तो ये बात क्लियर हो जाएगी फिर कि यार ये तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया। आरएनए परफॉर्म्स, बिहेव्स एज एंजाइम, बिहेव्स एज एंजाइम, ये एंजाइम का भी काम करता है। कौन, आरएनए, या फिर कैटालिटिक एक्टिविटीज करता है, मैं लिखता हूं कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम लिख लेते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम आपने सुन रखा है पहले, वी हैव राइबोजाइम। ऐसा कोई भी फीचर डीएनए के पास नहीं है। डीएनए डज नॉट बिहेव एज एन एंजाइम, इट डज नॉट परफॉर्म अ कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिव रिएक्शन काफी कम है इसके पास। और दूसरी बात, जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं आरएनए का, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो जो शुगर है दैट इज द राइबोजाइम, आई एम सॉरी, दैट इज राइबोज शुगर।
दिस इज द शुगर, नंबर लिख लेते हैं कार्बन का। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। आपको पता है ना कितना मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। ओके, जिसमें 4 क्या है, कार्बन है, और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो जो नाइट्रोजन बेस है वो कहां पे अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस यहां पे अटैच होता है, ये भी आपको पता है। जो दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है वो यहां अटैच होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पे ऊपर अटैच होता है फिफ्थ कार्बन के साथ। ये जो OH है ये OH फ्री है, OH इज फ्री। अब OH जो फ्री है ये OH काफी ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। दिस OH which is present on the second prime carbon, ठीक है, इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव। पर अगर मैं डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो बाकी सब सेटअप सेम ही है इसका भी। CH2H और यहां पे बीच में भी है ऑक्सीजन, ठीक है। बट ये जो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, जो सेकेंड कार्बन है, इसके सेकेंड कार्बन पे दोनों तरफ क्या है, H एंड H, सिंगल हाइड्रोजन एंड OH। तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो OH इज मोर रिएक्टिव। सो ये वाली जगह पे सेकेंड कार्बन पे जो H प्रेजेंट है वो नॉन रिएक्टिव है कंपेयर टू दी OH। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है। ठीक है, तो अपन इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं कि ऑन सेकेंड प्राइम कार्बन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे इसके सेकेंड प्राइम पे ओके व्हाट इज प्रेजेंट, OH is present which makes it more reactive. ठीक है, this is an important point to be remembered. This is an important point to be remembered. ठीक है, तो this were some of the major differences between RNA and DNA. यहाँ पे याद रखना है सेकेंड कार्बन पे सेकेंड प्राइम पे there is H, यहाँ पे सेकेंड प्राइम पे OH and OH is very reactive compared to the H. ठीक है, so now आपको पता चल गया कि RNA ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, DNA रिएक्टिव नहीं है और ज्यादा स्टेबल, इसलिए DNA वर्क्स एज दी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट यहां पे RNA कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे अपन प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में DNA से इंफॉर्मेशन लेके कौन जाता है, RNA। तो RNA इज गुड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, बट फॉर स्टोरिंग दी जेनेटिक कोड्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA इज इंपॉर्टेंट। DNA is much more better compared to RNA in storing the genetic information because DNA is unstable. अगर RNA में genetic information store करी तो वो तो क्या reactive है, ठीक है, वो तो change हो जाएगी information। So the body prefers DNA over RNA for storing genetic information. The body prefers DNA for storing genetic information. Body prefers DNA for storing genetic information because DNA is stable, ठीक है, and prefers RNA for transferring information, for transmission of information or for transferring information, and prefers RNA for transmission of genetic information. Transmission of genetic information.
ठीक है, समझ में आ गई बात। सो यहां पे RNA, so body prefers DNA for storing genetic information because DNA is stable and prefers RNA for transmission of genetic information. ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो जैसे अभी मैंने बात करी कि यार पहले होता है DNA, ओके, DNA से क्या बनेगा, DNA से बनेगा RNA, RNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन करेगा, कॉपी करेगा और बनेगा मैसेंजर RNA, और फिर मैसेंजर RNA से क्या बनेगा, मैसेंजर RNA से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। ओके, सो ये जो स्टेप है DNA से RNA बनने वाला, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करना इंफॉर्मेशन को, एंड RNA से प्रोटीन जो बनता है उस टाइप को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, सो मैं यहां पे एक बार मेंशन कर देता हूं, ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपिंग द डिटेल्स फ्रॉम DNA एंड ट्रांसलेशन दैट इज कन्वर्टिंग दैट डिटेल्स इनटू अ प्रोटीन। समझ में आ गया? This process is taking place in nucleus and this process is taking place in ribosome, that is in the cytoplasm. So this is the central idea, the central dogma. इसे क्या कहा जाता है, central dogma. The central main idea or the central आइडिया ऑफ द जेनेटिक मटीरियल कि एट द एंड तो क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। सो DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा। सो दैट इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा, द सेंट्रल आइडिया व्हाई वी हैव द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, और प्रोटीन्स क्या करेंगे, अपन को अलग अलग कैरेक्टर्स देंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो इट वाज गिवन बाय क्रिक, द सेंट्रल डोगमा इज गिवन बाय क्रिक। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो अपन ने बोल दिया कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैरीज द इंफॉर्मेशन बट इट हैज टू बी प्रूव्ड समहाउ। उसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि यार सही में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कौन से बेसिस पे अपन ने प्रूव किया कि नहीं RNA ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, RNA रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब DNA की रेप्लिकेशन की बात करते हैं। पॉज द वीडियो, डिटेल्स को कॉपी कर लो आप लोग। अब जब DNA की रेप्लिकेशन की मैं बात करता हूं, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यस। तो जब भी रेप्लिकेट होता है तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो होती है उसके ऊपर से दूसरी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। एक स्ट्रैंड जो होती है वो क्या करती है, टेम्पलेट का काम करती है। जैसे कि ध्यान से देखना इस चीज को, लेट्स से वी हैव दिस DNA, जब अपने पास एक DNA अवेलेबल है। ठीक है, ये जो DNA है जब रेप्लिकेट करेगा तो रेप्लिकेशन के टाइम पे लेट्स से देयर इज वन रेड लिया मैंने और ये ग्रीन वाला, मतलब रेप्लिकेशन के टाइम पे जो DNA होगा वो सेपरेट हो जाएगा और फिर नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो जो नई स्ट्रैंड यहां पे बनेगी, लेट्स से ब्लू वाली जो है वो नई स्ट्रैंड है। ठीक है, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखो तो पेरेंटल स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है नए वाले DNA में। डॉटर स्ट्रैंड आप बोल रहे हो तो डॉटर डुप्लेक्स जो बन रहा है, डॉटर DNA जो बन रहा है, जो नया DNA बन रहा है, उसके अंदर एक जो स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू बी पेरेंटल। सो यहां पे पेरेंटल कौन सी है, रेड वाली पेरेंटल है, ग्रीन वाली पेरेंटल है। तो यहां पे रेड पेरेंटल आ गई और यहां पे ग्रीन पेरेंटल आ गई। मतलब वन एक जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द न्यू स्ट्रैंड, दैट इज गोइंग टू बी द न्यू स्ट्रैंड। और बाकी दो जो है रेड एंड ग्रीन जो यहां पे अपन ने दिखाया दैट इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है? सो जितनी बार DNA रेप्लिकेट करता जाएगा हमेशा वन ऑफ द स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी द पेरेंटल स्ट्रैंड।
ठीक है, 50% ऑफ द डीएनए इज गोइंग टू बी 50% of the DNA would have the parental strand and 50% there would be formation of the new strand. ठीक है, समझ में आ गया. अगर इसको भी अपन एक्सपांड करें कि यार इससे ये भी पेरेंट हो गए, ठीक है, तो अगर इससे एक्सपांड करें तो अपन देखते हैं, यहां से मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं. सो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन. सो जो लाइक दिस वन, फिर कौन सी है, रेड है, ये दोनों पेरेंट्स अभी वाले केस में, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन. सो वी हैव ग्रीन एंड वी हैव ब्लू. ठीक है, सो जो नया स्ट्रैंड बनेगा यहां पे, ठीक है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है. जो नया स्ट्रैंड बना है वो 50% है, और जो पुराना स्ट्रैंड बना है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, वो कितना है, वो 50% है. अगर इस डीएनए की मैं बात करता हूं तो इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, दूसरा स्ट्रैंड नया होगा. अगर इस डीएनए की मैं बात करता हूं तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, नया फॉर्म हुआ होगा. एक स्ट्रैंड पेरेंटल, एक नया फॉर्म हुआ है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल, एक नया फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो जितनी बार डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उतनी बार एक स्ट्रैंड क्या रहेगा, पेरेंटल रहेगा, और दूसरा स्ट्रैंड क्या रहेगा, न्यूली फॉर्म. ठीक है, सो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, वो किस चीज का काम करता है, टेम्पलेट का काम करता है. टेम्पलेट मतलब दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्म करने में हेल्प करता है विद द कोड्स. ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है, दिस इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. ये जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन आपने देखा जिसमें वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल एंड अदर स्ट्रैंड इज डॉटर, दिस इज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व्ड रहना. हाफ पोर्शन फ्रॉम द पेरेंट इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड एवरी टाइम व्हेन द डीएनए रेप्लिकेट्स. समझ में आ गई बात आपको, क्यों इसे सेमी कंजर्वेटिव बोला है. टोटल कंजर्वेटिव नहीं है, पूरा के पूरा पुराना डीएनए नहीं आ रहा है, एक स्ट्रैंड नई डीएनए की बन रही है, तो इसलिए मैंने क्या टर्म यूज किया, अपन ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, चले आगे. Okay, so now there's a very good practical work, there's a very good experiment which proves that the replication of DNA takes place through semi-conservative method. There's a very good practical जो ये prove करता है कि DNA semi-conservative method के through replicate करता है. So we'll go through that work, one practical, okay, one experiment किस तरीके से हुआ था, given by Messelson and Stahl. Given by Messelson and Stahl. So, proof for semi-conservative DNA replication. Proof for semi-conservative DNA replication. प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो प्रूफ दिया गया था बाय मेसेल्सन एंड स्टाल एंड बाय टेलर. द प्रूफ वाज गिवन बाय, अच्छा ये दोनों ने जो दिया अलग अलग बेसिस पे दिया. दिस वाज वन वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए की बेसिस पे, और इन्होंने प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम. ये याद रखना आपको, जितनी भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, एवरी स्मॉल इंपॉर्टेंट, एवरी स्मॉल डिटेलिंग आई गिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो डीएनए प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन दो बेसिस पे था, एक डीएनए के बेसिस पे,
एक क्रोमोसोम के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। इट वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल, एंड क्रोमोसोम के बेसिस पे जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था टाइलर। उसका नाम था टाइलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, जो डीएनए के पास व्हाट यू कॉल नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उस नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होता है दैट इज N14। डीएनए के पास जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उस नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होता है दैट इज N14। तो उन्होंने क्या किया, N14 को रिप्लेस कर दिया बाय द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। दे रिप्लेस, समझ में आया ना? डीएनए के पास नाइट्रोजन बेस होगा तो नाइट्रोजन बेस जो प्रेजेंट होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, दैट इज नॉट द हेवी नाइट्रोजन, इट इज N14। सो व्हाट दे डिड इज दे रिप्लेस द N14 which is present in the nitrogen base with the heavier isotope of nitrogen that is known as N15। तो मैं लिखता हूं यहां पे मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, जो डीएनए था, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है उसको रिप्लेस कर दिया हेवियर नाइट्रोजन से। सो मैं आप लिखता हूं रिप्लेस्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए। अच्छा, किसका डीएनए लिया था? तो इनने डीएनए लिया था ई कोलाई। रिप्लेस द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ ई कोलाई, और टू बी मोर स्पेसिफिक मैं यहां पे लिख देता हूं नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए ऑफ ई कोलाई। नाइट्रोजन बेस में तो नाइट्रोजन होगा ही ना। रिप्लेस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए with the heavier isotope of nitrogen। ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था ऑलरेडी दैट वाज N14। कौन सा प्रेजेंट था? N14। इसको रिप्लेस किससे किया? इट वाज रिप्लेस्ड बाय the heavier isotope that is N15। केमिस्ट्री में आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट था डीएनए के अंदर, उस नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट दैट इज N14। तो उन्होंने N14 को किससे रिप्लेस कर दिया? दे रिप्लेस्ड विद द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं N14 was replaced by N15। ठीक है, दिस वॉज डन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो दैट इज वी आर गोइंग टू लुक। अपन आगे देखते कि क्या होगा। ठीक है, टाइलर की बात कर लेते हैं। टाइलर ने, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वॉज डन ऑन प्रोकैरियोटिक, बिकॉज ई कोलाई किधर गया, फिर ई कोलाई हटा दिया मैंने। तो यहां पे याद रखना है, इट वाज परफॉर्म, जो डीएनए है, ये डीएनए किसका है? ई कोलाई का डीएनए है। ई कोलाई का डीएनए है। ठीक है, तो ई कोलाई इज प्रोकैरियोट, इट्स प्रोकैरियोट। ठीक है, तो मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज बेस्ड ऑन अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, दैट्स अ बैक्टीरिया। ठीक है, और जो टेलर का एक्सपेरिमेंट था, इट वाज बेस्ड ऑन ब्रॉड बीन्स। इट वाज बेस्ड ऑन ब्रॉड बीन्स, दैट इज अ प्लांट। ओके, ये प्लांट है। ओके, और प्लांट है और इट इज यूकैरियोट एज वेल। इट इज यूकैरियोटिक। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस आ जाता है कि मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, व्हाइल द एक्सपेरिमेंट वर्क ऑफ टाइलर दैट इज बेस्ड ऑन यूकैरियोट्स। ठीक है, यहां पे दिस वाज proof for semi-conservative DNA replication was given on the basis of chromosome.
while यहाँ पे the proof was given on the basis of DNA. ठीक है, चले आगे. Now यहाँ पे मैं साइंटिफिक नेम भी लिख देता हूँ इसका. This is Vicia faba. The scientific name of broad beans is Vicia faba. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, क्रोमोसोम टाइलर ने जो डीएनए प्रेजेंट था किसके पास, विसिया फाबा के पास, उस डीएनए में जो थाइमीन था, ओके, उस थाइमीन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, तो मैं यहां पे और डिटेल भी लिख देता हूं. ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विसिया फाबा या फिर ब्रॉड बीन्स के रूट सेल्स में. इट वाज परफॉर्म्ड ऑन द डीएनए ऑफ, सॉरी, ऑन द क्रोमोसोम ऑफ रूट सेल्स. ठीक है, समझ में आ रही बात कि ऊपर से जा रही है. ठीक है, व्हाट वाज डन, यहां पे इसका डिटेलिंग लिख लेते हैं. सो द थाइमीन प्रेजेंट, द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द थाइमीन was replaced by the radioactive hydrogen. Okay, it was replaced by the radioactive hydrogen. यहाँ लिखेंगे hydrogen present in thymine was replaced by radioactive hydrogen. The hydrogen which is present in thymine, thymine nitrogen base है. ठीक है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता था, उस हाइड्रोजन को इसको रिप्लेस कर दिया. इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, समझ में आ रही बात की ऊपर से गई. तो जो थाइमीन है, दैट थाइमीन इज नाउ रेडियो एक्टिवली थाइमीन लेबल्ड. ओके, क्योंकि आपने जब थाइमीन का हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव कर दिया तो थाइमीन भी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा. सो दिस इज रेडियोएक्टिव थाइमीन लेबल्ड. आप बोलोगे इट इज रेडियो एक्टिव थाइमीन लेबल्ड. तो इसका जो क्रोमोसोम था, इसका जो डीएनए था, दैट इज रेडियो एक्टिव थाइमीन लेबल्ड. ठीक है, कौन सा वाला हाइड्रोजन था, तो नॉर्मल हाइड्रोजन था, दैट इज नॉन रेडियो एक्टिव. सो इट वाज लाइक दिस इज द नॉन रिएक्टिव हाइड्रोजन. आई एम सॉरी, दिस इज द नॉन रिएक्टिव हाइड्रोजन. इट वाज रिप्लेस्ड बाय whom, the reactive hydrogen or the radioactive hydrogen, that is. ठीक है, समझ में आ गया. सो दिस वन इज रेडियो एक्टिव. पहले रेडियो एक्टिव नहीं था, अभी रेडियो एक्टिव वाला उसने अंदर डाल दिया. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, टाइलर का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट इज फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रूफ फॉर सेमीकंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन was based on the chromosome. उसने जो चीज यहां पे यूज करी, दैट्स एन यूकैरियोटिक प्लांट, यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्लांट का नाम है विसिया फाबा साइंटिफिकली, एंड जनरली वी टर्म इट एज ब्रॉड बीन्स. और उसके जो रूट सेल्स थे, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था. तो उसने क्या किया, जो डीएनए प्रेजेंट था इन द रूट सेल, उसका जो थाइमीन नाइट्रोजन बेस है, डीएनए के पास जो थाइमीन नाइट्रोजन बेस है, जैसे यहां पे अपने किसको चेंज किया है, अपने यहां पे सब नाइट्रोजन बेसिस को चेंज किया, बट यहां पे स्पेसिफिकली थाइमीन वाला जो नाइट्रोजन बेस था, उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, नॉर्मल हाइड्रोजन, ओके, उस हाइड्रोजन को कन्वर्ट किस में कर दिया उसने, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन में लेबल कर दिया. ठीक है, सो द थाइमीन पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट अगर आप रेडियो एक्टिव बना दोगे तो थाइमीन पूरा की पूरा रेडियो एक्टिव हो जाएगा. सो इट इज नाउ रेडियो एक्टिव थाइमीन लेबल्ड. इट इज नाउ रेडियो एक्टिव थाइमीन लेबल्ड. ठीक है, सो यहां पे क्या किया था, नाइट्रोजन जो N14 था, उसको कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय द हेवियर नाइट्रोजन, हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15. ठीक है, सिंपल एंड इजी. यहां पे सिर्फ थाइमीन को किया, यहां पे सब नाइट्रोजन बेसिस को कर दिया. सो वी वुड टॉक अबाउट द वर्क ऑफ मेसेल्सन एंड स्टार.
ठीक है, मैं मेसेल्सन एंड स्टाल के काम की बात करूंगा. हाउ डिड दे प्रूव इट? सो नाउ मेसेल्सन स्टाल ने इकोलाई लिया. मैं अच्छा एक टेक्निक बताता हूं यहां पे, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्क, देयर इज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, there is density gradient centrifugation technique. आई होप सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है, जहां पे चीजों को रोटेट किया जाता है. ओके, सो जो टेक्निक है उसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, और इसमें यूज किया जाता है सीजियम क्लोराइड. क्या यूज किया जाता है? सीजियम क्लोराइड. जो टेक्निक यूज करी गई थी मेसेल्सन वाली प्रैक्टिकल वर्क में, दैट टेक्निक इज नोन एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसमें एक कंपोनेंट यूज किया जाता है दैट इज सीजियम क्लोराइड. ठीक है, तो होता क्या है, आप सीजियम क्लोराइड को ट्यूब्स जो यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन में, उन ट्यूब्स में अगर आप डाल दो, एपेंडॉक्स कहा जाता है उन्हें, तो अगर आप उन्हें डाल दो तो सीजियम क्लोराइड क्या करेगा, उस ट्यूब में अरेंज हो जाता है. इस तरीके से अरेंज होता है कि ऊपर की तरफ इट इज लेस डेंसर एंड नीचे की तरफ इट इज मोर डेंसर. नीचे की तरफ ज्यादा डेंस होगा, ऊपर की तरफ कम डेंस होगा. तो अगर आप इस तरीके से देखो, सो यहां पे इट इज मोर डेंस और ऊपर की तरफ इट इज लेस डेंस. नीचे की तरफ इट इज मोर डेंस एंड ऊपर की तरफ इट इज लेस डेंस. इस तरीके से अपने आप को वो एपेंडॉक्स में अरेंज करता है. मैं नीचे डार्क दिखाता हूं अगर आपको दिखे तो, बिकॉज नीचे की तरफ इट इज मोर डेंस. तो लाइटर, हेवियर 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 एंड मोर हेवियर. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर आप यानी टेक्निक यूज कर रहे हो और आप डीएनए को यूज कर रहे हो, तो डीएनए कौन सा हेवी नाइट्रोजन से लेबल्ड है और डीएनए कौन सा लाइट नाइट्रोजन से लेबल्ड है, वो आपको पता चल जाएगा. क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था, N15 और N14 यूज किया था. N14 इज लाइटर, N15 इज हेवियर. तो जिस डीएनए के पास N14 होगा वो डीएनए लाइटर होगा, और जिस डीएनए के पास N15 होगा वो क्या होगा, हेवी होगा. अब आप बोलोगे सर डीएनए सेल के पास, डीएनए के पास N14 कैसे चला गया? तो यहां पे क्या किया मेसेल्सन एंड स्टाल ने, उन्होंने जो इकोलाई था, नॉर्मल इकोलाई, उस इकोलाई को लिया और उसको ग्रो किया उस मीडियम में जिस मीडियम के अंदर उन्होंने N15 को इंसर्ट किया था. द मीडियम इज रिच इन N15 नाइट्रोजन आइसोटोप, ओके, इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl. मतलब जो NH4Cl उन्होंने उस मीडियम में डाला था, उस NH4Cl में क्या है, N15 है. ठीक है, तो अब क्या होगा, इकोलाई उस मीडियम के ऊपर फीड करेगा. जब फीड करेगा तो वो जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. When the E. coli feeds on the medium which is rich in NH4Cl, और उसमें N कौन सा है, N15 वाला है, तो वो N15 को यूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. तो जो नाइट्रोजन बेसिस बनेंगे दे वुड कंटेन N15 नाउ. ठीक है, तो उस इकोलाई को उतनी टाइम तक उस पर ग्रो करने दिया जब तक उसका पूरा के पूरा जो डीएनए था, उस डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के पास N15 आ गया. इट इज अलाउड टू रेप्लिकेट for a period of time until all the nitrogen bases in the DNA of E. coli are N15. N15 is heavier, तो मैं बोलूंगा until all the DNA is heavy DNA. समझ में आया? तो we'll put it in words. अच्छा, पहले ये देख लेते हैं. तो अगर मैं DNA यूज करता हूं, जैसे लेट्स से आपने DNA भी इसके साथ डाला और सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो अगर मुझे डीएनए की स्ट्रैंड यहां पे मिलती है, अगर मुझे डीएनए की स्ट्रैंड कहीं यहां पे मिलती है, और अगर मुझे डीएनए की स्ट्रैंड एकदम नीचे की तरफ मिलती है, तो आपको पता है कि सीजियम क्लोराइड की बेसिस पे अगर मैं देखूं तो सीजियम क्लोराइड ऊपर की तरफ क्या है, लेस डेंस है, नीचे की तरफ ज्यादा डेंस है. ओके, तो मोर डेंस मतलब क्या हो गया, इट इज मोर हेवी, एंड दिस इज लाइट, दिस इज हेवी, डेंस इज मोर हेवी. समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो अगर मैं डीएनए को यूज करता हूं यहां पे यानी टेक्निक में अलोंग विद सीजियम क्लोराइड, तो अगर मुझे डीएनए यहां पे डिपॉजिट होता हुआ मिला आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, रोटेट करने के बाद, आपको पता है इट वर्क्स ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, तो जो हैवियर चीज है नीचे सेटल हो जाएगी, जो लाइटर चीज है वो ऊपर रहेगी। तो अगर मुझे इस तरीके से मिला, तो सबसे लाइटर अगर मैं देखूं सबसे ऊपर की तरफ होगा, तो दैट मीन्स यहां पे जो डीएनए है, ये डीएनए कौन सा वाला है, सो दिस डीएनए इज हैविंग N14, लाइटर डीएनए होगा बिकॉज लेस डेंस। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो मुझे मिलेगा N15, क्योंकि अपन ने बात करी कि N14 को रिप्लेस किससे कर दिया था, N15 से, विच इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं डीएनए को इस प्रोसेस में यूज करता हूं और डीएनए मुझे ऊपर की तरफ दिखता है फ्लोट करता हुआ, तो डीएनए कौन सा, लाइटर डीएनए, उसके पास N14 है। बट अगर डीएनए मुझे दिखता है नीचे की तरफ सेटल हुआ, दैट मीन्स यहां पे कौन सा डीएनए है, हेवियर वाला, बिकॉज इसके पास N15 होगा, दैट इज द रीजन इट हैज बिकम हेवियर। पर अगर मुझे डीएनए ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं और सेंटर में मिल रहा है, तो अगर सेंटर में मुझे मिल रहा है दैट मीन्स इट्स अ हाइब्रिड डीएनए, इट्स अ हाइब्रिड डीएनए। इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो कौन सी होगी, एक स्ट्रैंड होगी N15, तो दूसरी स्ट्रैंड होगी N14। ठीक है, यहां पे दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए की होगी वो क्या होगी, N14 होगी, और यहां पे जो दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए की जो आपने लेबल करी वो क्या होगी, N15, यहां पे मिक्स, और यहां पे N14। समझ में आया? ठीक है, सो N14, दिस इज द लाइट वर्जन ऑफ डीएनए, N15 is the heavier version because N15 nitrogen is the heavier isotope compared to the N14। इसलिए अगर N15 डीएनए के अंदर है तो डीएनए हेवी हो जाएगा, डेंस हो जाएगा और वो नीचे सेटल हो जाएगा। अगर N15 आइसोटोप नहीं है नाइट्रोजन का, N14 है, तो वो लाइट रहेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। और अगर दोनों आइसोटोप से अगर N14 भी अवेलेबल है और N15 भी अगर अवेलेबल है, तो क्या होगा, वो ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, वो सेंटर में सेटल हो जाएगा। ओके, सो मैं इस डीएनए को क्या टर्म दूंगा, दिस इज दी हाइब्रिड डीएनए, दिस इज दी हाइब्रिड डीएनए। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज हेवियर, ओके, दिस इज हाइब्रिड एंड दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज लाइटर, दिस इज हाइब्रिड एंड दिस इज हेवियर। सिंपल एंड easy. So I'm just showing the positions of the DNA band. Okay, these are what DNA bands. I'm just showing the positions of DNA bands. ऊपर की तरफ है तो उसके पास लाइटर नाइट्रोजन आइसोटोप है, अगर नीचे की तरफ है तो उसके पास हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स है, अगर बीच में है तो उसके पास N14 भी है, लाइटर वाला भी, और N15 भी, हेवियर वाला भी है। इट्स नोन एज दी हाइब्रिड डीएनए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, सो नाउ विल गो बैक टू दी मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। सो क्या क्या मेसेल्सन एंड स्टाल ने, दे प्लेस्ड ई कोलाई ऑन द न्यूट्रिटिव मीडिया, प्लेस्ड E. coli on nutritive media containing NH4Cl। ठीक है, इसमें NH4Cl क्या है, N15 है, हेवियर नाइट्रोजन आइसोटोप इसके पास। So place the E. coli on nutritive media containing NH4Cl। तो अब क्या होगा, E. coli NH4Cl का नाइट्रोजन यूज करेगा। E. coli uses N15 from NH4Cl। E. coli uses N15 from NH4Cl
for formation of nitrogen bases in DNA. E. coli क्या करेगा? N15 from NH4Cl को यूज करेगा for the formation of nitrogen bases in DNA. So इससे क्या होगा? So all the nitrogen bases slowly would incorporate, or let's say I'll put a simple word, so all the nitrogen bases slowly would get N15 in the nitrogen bases and the whole DNA of E. coli would become heavier DNA. So all the nitrogen bases slowly would get N15 in their nitrogen bases, okay, and the whole DNA of E. coli would become heavy DNA because now जितने भी नाइट्रोजन बेसिस थे सबके पास क्या इनकॉर्पोरेट हो गया? N15 इनकॉर्पोरेट हो गया, क्योंकि E. coli क्या कर रहा था? NH4Cl वाले मीडियम के ऊपर फीड कर रहा था. तो जितना भी N14 था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा. N14 is going to be replaced by the heavier isotope of nitrogen, that is N15. समझ में आई बात कि ऊपर से गया? ठीक है. तो अगर इस चीज का ये जो डीएनए अपने पास होगा, ये जो डीएनए अपने पास, दिस डीएनए, अगर इस डीएनए को मैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में यूज करूंगा, इफ दिस डीएनए इज यूज्ड इन दिस इन दी व्हाट यू कॉल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, तो जो बैंड मुझे कहां मिलेगा? क्योंकि दोनों डीएनए इज N15 नाउ, सो द बैंड दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड एट द बेस. ठीक है. तो अगर मैं टेस्ट ट्यूब दिखा दूं यहां पे, सेम चीज सीजियम क्लोराइड अगर अपन ले, ठीक है, तो बैंड्स मुझे मिलेंगे, जो डीएनए बैंड मुझे मिलेगा यहां पे मिलेगा. क्या मिलेगा? डीएनए बैंड मुझे यहां पे मिलेगा, क्योंकि जो दोनों डीएनए है यहां पे, उन दोनों डीएनए में क्या इनकॉर्पोरेट हो गया है? दिस इज ऑल्सो N15 नाइट्रोजन बेस, दिस इज ऑल्सो N15 नाइट्रोजन बेस. तो ये डीएनए जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी हैवी डीएनए. तो आप इस टेक्निक के थ्रू पता लगा लोगे कि पूरा जो डीएनए है उसमें जो भी नाइट्रोजन बेसिस है उनके पास क्या आ गया? N15 आ गया है. ठीक है, हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया. ठीक है. अब ये जो डीएनए है, मतलब अब जो E. coli है जिसके पास हेवियर डीएनए है, उस E. coli को आप प्लेस करेंगे उस न्यूट्रिटिव मीडिया में जहां पे N14 है. ठीक है, मतलब अब क्या होगा? धीरे धीरे N14 को एब्सॉर्ब किया जाएगा. इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं. आपने पहले क्या क्या E. coli को प्लेस किया कहां पे? न्यूट्रिटिव मीडिया में, which is rich with NH4Cl. ठीक है, you placed the E. coli in nutritive media, okay, which is rich in NH4Cl, और उसमें भी to be more specific उसके पास heavier isotope of nitrogen है, that is N15. ठीक है. अब E. coli क्या करेगा? उस न्यूट्रिटिव मीडिया पे फीड करेगा. तो जब फीड करेगा तो ये जो N15 है वो यूटिलाइज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन द डीएनए. तो फीड करता जाएगा और वो N15 को यूटिलाइज करता जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए. दैट मीन्स उसके जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है उनके पास क्या आ जाएगा? सो ऑल द नाइट्रोजन बेसिस वुड स्लोली गेट N15 इन द नाइट्रोजन बेस. I'll put it as नाइट्रोजन बेस में लिखूंगा, वुड गेट N15 इन देम, या फिर इन द स्ट्रक्चर.
ठीक है, एंड द होल डीएनए ऑफ इकोलाई वुड बिकम हेवी डीएनए, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, हर एक नाइट्रोजन बेस में N15 आ जाएगा, तो जो डीएनए है वो हेवी बन जाएगा। और अगर उस डीएनए को लेके मैं टेक्निक यूज करता हूं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड के साथ, तो डीएनए का बैंड मिलेगा नीचे की तरफ। ओके, दैट मीन्स क्या हो चुका है, जो डीएनए लाइटर था N14 वाला था, अब क्या हो चुका है, हेवियर हो चुका है, इसलिए वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अब मेसेल्सन ने क्या किया है, जो हेवी डीएनए वाला इकोलाई था उसको प्लेस किया इन अ न्यूट्रिटिव मीडिया कंटेनिंग NH4Cl, बट दैट इज गोइंग टू बी N14। तो मैं अब लिखता हूं इकोलाई विथ हेवी डीएनए। ठीक है, इकोलाई विथ हेवी इकोलाई विथ हेवी डीएनए, मतलब क्या लिखेंगे, उसके दोनों स्ट्रैंड्स में क्या है, N15 है, heavier nitrogen isotope. So E. coli with heavy DNA is now placed in a nutritive media containing NH4Cl, और यार केस में यहां पे सिर्फ क्या है 14, द लाइटर आइसोटोप। ठीक है, इज नाउ प्लेस्ड इन न्यूट्रिटिव मीडिया कंटेनिंग NH4Cl, और उसका जो नाइट्रोजन है वो क्या है, लाइटर है। तो अब इकोलाई क्या करेगा, इसके ऊपर फीड करेगा, इकोलाई क्या करेगा, इसके ऊपर फीड करेगा, और जब ये इसके ऊपर फीड करेगा तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है, वो नई स्ट्रैंड में क्या होगा, N14 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं इकोलाई टेक्स 20 minutes to replicate. It takes 20 minutes to replicate. E. coli takes 20 minutes to replicate. तो अब क्या होगा, जो स्ट्रैंड्स अपने पास थी पहले, so we have two strands, blue and blue, है ना, दो स्ट्रैंड्स होती है, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, दिस इज 15 N15 वाली स्ट्रैंड्स है। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है, दो स्ट्रैंड्स क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट हो जाएगी और फिर नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो जो नई स्ट्रैंड यहां पे बनेगी, ओके, दैट वुड बी हैविंग N14। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रैंड है, ये N15 है, ये N15 है, और जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी होगी, दैट इज गोइंग टू बी द लाइटर वन, सो N14 हो जाएगी। मतलब 20 मिनट्स के बाद, ओके, द डीएनए इज गोइंग टू रेप्लिकेट इन द केस ऑफ ई कोलाई, सो वन ऑफ द स्ट्रैंड वुड हैव द हेवियर नाइट्रोजन आइसोटोप, क्योंकि ये कहां से आया है, ये वाले मीडिया से आया है जहां पे NH4Cl में N15 था, और जो नई स्ट्रैंड बनी है दैट इज हैविंग N14, दैट इज लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज इट वॉज फेड ऑन NH4Cl which contain N14। समझ में आया? सो ये दोनों जो डीएनए बने हैं दैट इज हाइब्रिड डीएनए, ये दोनों जो डीएनए बने हैं दिस आर हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो अगर यहां पे अपन यूज करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, तो मैं टेस्ट ट्यूब फिर से बना देता हूं। ठीक है, सीजियम क्लोराइड ले लेते हैं, सीजियम क्लोराइड ले लेते हैं यहां पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो अब जो मुझे मिलेगा, जो डीएनए बैंड्स मुझे मिलेंगे वो हाइब्रिड डीएनए है, और अपनी हाइब्रिड डीएनए की बात हो गई कि उसके बैंड्स कहां मिलेंगे। सो हाइब्रिड डीएनए में जो बैंड्स मिलेंगे वो ना ऊपर होंगे ना नीचे होंगे, वो कहां होंगे, सेंटर में होंगे। वो कहां पे होंगे, सेंटर में होंगे। ठीक है, तो नाउ इट इज प्रूव्ड कि जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि यहां पे एक स्ट्रैंड कौन सी है, वन स्ट्रैंड इज, दिस इज पेरेंटल, दिस इज
पेरेंटल, और ये जो स्ट्रैंड बनी है, ओके, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड। तो जिस तरीके से मैंने बोला था कि 50% क्या होगा, पेरेंटल होगा, डीएनए का 50% पार्ट पेरेंटल होगा और 50% पार्ट क्या होगा, न्यू होगा। तो इस तरीके से मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, सो 20 मिनट्स के बाद मुझे 2 डीएनए मिलेंगे और दोनों डीएनए क्या हो गए, हाइब्रिड्स हो गए। अगर इस सेम चीज को अपन फिर से रेप्लिकेट कराते, ठीक है, अगर इस सेम चीज को मैं फिर से रेप्लिकेट कराता हूं, ठीक है, सो मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लो, इस सेम चीज को फिर से रेप्लिकेट कराना है, ओके, सो क्या होगा, एक N14 स्ट्रैंड थी, एक N15 स्ट्रैंड है, सो वन स्ट्रैंड इज N15, अनदर स्ट्रैंड क्या थी डीएनए की, N14 थी। ठीक है, आपका मीडियम NH4Cl वाला ही है जिसके अंदर N14 है। ठीक है, अब अगर आप इसको रेप्लिकेट करा रहा हूं मैं फिर से, 20 मिनट्स और लगाते हैं, दिस इज N15, वन पेरेंटल, ठीक है, और जो दूसरी स्ट्रैंड बनी थी वो थी N14 लाइटर वाली। ठीक है, अब जब ये दोनों रेप्लिकेट करेंगे, इफ दे आर मेड टू रेप्लिकेट अगेन, तो दे आर गोइंग टू सर्व एज दी पेरेंट। ये डीएनए अब क्या हो गया, पेरेंट डीएनए हो गया। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसकी दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दिस इज वन स्ट्रैंड, ओके, पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज अनदर पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड दिस इज अनदर पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, अलग अलग हो जाएगी। सो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी N15, this is N15, this is N14 and this is N14। ठीक है, तो अब क्या होगा, रेप्लिकेशन जब होगा तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो नई स्ट्रैंड अब कौन सी बनेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी N14। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी N14, जो नई बनेगी वो क्या होगी, N14 होगी। सो दिस इज N14 एंड वाले केस में भी जो नई बनेगी वो N14 होगी। समझ में आ गया। सो वाले केस में ये पेरेंटल स्ट्रैंड थी, ठीक है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड है याली, और यहाँ पे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, तो देखो 50% पेरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा नया स्ट्रैंड, 50% पेरेंटल, दूसरा नया, 50% पेरेंटल, दूसरा नया। ठीक है, अगर यहां पे मुझे कितने हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, सो आई एम गेटिंग, दिस इज अ हाइब्रिड डीएनए बिकॉज इट हैज N15 N14, दिस इज अ हाइब्रिड डीएनए बिकॉज इट हैज N15 N14, ओके, एंड दिस वन इज द लाइटर डीएनए क्योंकि ये दोनों क्या है, N14 है। तो अगर यहां पे मैं यूज करता हूं टेक्निक कौन सी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर सीजियम क्लोराइड के साथ फिर से अगर अपन डीएनए को प्लेस करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्या डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में, सीजियम क्लोराइड डाल देंगे, सीजियम क्लोराइड डाल दिया, और जब इस डीएनए को डालेंगे अपन अंदर, 4 डीएनए 1 2 3 4, ओके, तो अब जब डीएनए को प्लेस करेंगे अंदर और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो जो बैंड्स मुझे मिलेंगे, बैंड्स कहां पे मिलेंगे, तो मुझे पहला बैंड मिलेगा ऊपर की तरफ, कहां पे मिलेगा, यहां पे मुझे बैंड मिल जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइटर डीएनए है। क्यों लाइटर है, क्योंकि N14 है, क्योंकि N14 है, तो वो बैंड मुझे मिल जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरा बैंड मुझे कहां मिलेगा, दूसरा बैंड मुझे मिलेगा बीच में, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, N15 और N14 साथ में आ जाएगा, हाइब्रिड डीएनए। तो यहां पे अपन लिख देते हैं जो बैंड्स मिलेंगे दैट इज N15 N14, और यहां पे जो बैंड्स मिलेंगे दैट इज N14 एंड दिस इज N14। ठीक है, तो हेंस मेसेल्सन एंड स्टाल प्रूव दैट कि द डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव वे, और उसने क्या यूज किया, ही यूज्ड द हेवियर वर्जन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। ठीक है, तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपको 20 मिनट के बाद 2 डीएनए मिलेंगे,
ओके इसका भी अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो 20 मिनट के बाद आपको 4 डीएनए मिलेंगे और उस 4 डीएनए में आपको 2 हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं मैं 2 लाइट डीएनए, ठीक है। आपको पता ना ये दोनों लाइट है और ये दोनों हाइब्रिड है। और उससे पहले वाली रेप्लिकेशन की बात करें तो आपको 2 हाइब्रिड डीएनए मिलते हैं जिसमें एक N15 है एक N14 है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो ये पूरा वर्क था, पूरा एक्सपेरिमेंटल वर्क था जिसके थ्रू मेसेल्सन एंड स्टार्ल ने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेट करता है कौन से तरीके से, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। And the whole work was performed on the prokaryotic cell of a E. coli bacteria, ठीक है। और यहां पे क्या यूज किया गया था, he used the heavier isotope of nitrogen that is N15, ठीक है, and he proved that DNA replicates through semi conservative method, ठीक है। So आज के लिए मैं इतना रख रहा हूं। Okay, in the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the further detailings of the chapter, ठीक है। So जो आज टॉपिक डिस्कस हुआ है that is a very important topic from the board point of view as well as from the competitive point of view, okay, that is the work of Meselson and Stahl to prove that DNA replicates through semi-conservative method. So if you have any doubts, okay, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, okay, drop me a message, I'll try to solve through the WhatsApp, ठीक है। So we'll keep this much for the day. Thank you.